नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में केंद्र से लेकर राज्यों में सरकारें भले ही अलग अलग दलों की हों, मगर आर्थिक नीतियां कमोबेश एक जैसी ही हैं। सबका मॉडल एक ही है, लेकिन अब हर राज्य में एक ही प्रकार की कर प्रणाली होगी, जिसका नाम जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह बदलाव आम उपभोक्ता या उत्पादक को प्रभावित करने के साथ साथ बड़ी कंपनियों से लेकर गांवों और कस्बों में चल रहे छोटे कारखाने और उत्पादों को भी प्रभावित करेगा। उससे कहीं ज्यादा केंद्र और राज्यों में कर वसूली का जो मौजूदा ढांचा है, उसे भी बदल देगा। जितनी उलझन आम दुकानदार को या कारखाना चलाने वालों को आएगी, उतनी ही परेशानी बड़े बड़े कर अधिकारियों को भी आने वाली है। वन इंडिया वन टैक्स का नारा दिया गया है। वन टैक्स लग रहा है या टैक्स लगाने की कोई एक समान प्रणाली लाई जा रही है। दोनों में अंतर है, क्योंकि जीएसटी के तहत भी केंद्र के कर अलग हैं, राज्यों के कर अलग हैं और शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम पदार्थों के कर अलग हैं। जीएसटी एक छतरी है जिसके नीचे कई कमानियां नजर आती हैं, या जीएसटी बिना किसी कमानी की छतरी है। तकनीकी मामला है, लेकिन आम आवाम को भी इसका सामना करना ही पड़ेगा, समझने में भी और बरतने में भी। संविधान का 122वां संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो गया, बहस भी चली। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की संप्रभुता का आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य मिलकर पहले से बेहतर और आधुनिक कर प्रणाली की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे ज्यादा राजस्व पैदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीएसटी के कारण भारत में उत्पादों की आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। कर चोरी बंद हो जाएगी, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे केंद्र और राज्य दोनों को लाभ होने वाला है। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं में भेजेंगे, जिनमें से 15 विधानसभाओं को मंजूरी देनी होगी। उसके बाद जीएसटी काउंसिल बनाने का काम शुरू होगा। जीएसटी काउंसिल के लिए नई नौकरशाही बनने वाली है, केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर। मसलन केंद्र में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी जैसे पद होंगे, तो राज्यों में स्टेट जीएसटी कमिश्नर जैसा पद होगा। सेल्स टैक्स कमिश्नर पद समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य अभी चल ही रहा है। केंद्र सरकार को 2 जीएसटी कानून बनाने हैं, सेंट्रल जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। राज्य सरकार को अपने अपने यहां स्टेट जीएसटी कानून बनाना होगा, लेकिन उससे पहले इन तीनों कानूनों के ड्राफ्ट पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल में किसी मुद्दे को 3/4 मतों से ही पास कराया जा सकेगा। 2/3 मतदान का अधिकार राज्यों को दिया गया है, 1/3 मतदान का अधिकार केंद्र के पास। बिना दोनों की व्यापक सहमति के जीएसटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। केंद्र का राज्यों पर वीटो होगा और राज्यों का केंद्र पर। वित्त मंत्री ने कहा कि इन तीनों कानूनों के बनने के बाद और इसे लागू करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया और विशालकाय ढांचा भी खड़ा होगा, जिसमें जो उसके बाद ही जीएसटी लागू होगी। उन्होंने कोई तारीख तो नहीं बताई, मगर कहा कि बहुत देर नहीं की जाएगी। कई लोगों का कहना है कि नई कर प्रणाली के वजूद में आते आते हो सकता है कि 1 से 3 साल का वक्त लग जाए इसके बीच में, क्योंकि अभी वो समान दर क्या होगी, इसका फैसला जीएसटी काउंसिल में होना है। समान टैक्स रेट को लेकर लगता नहीं कि 1 या 2 बैठकों में मामला सुलझ जाएगा। एक तरह से राज्यों का बजट क्या अब जीएसटी काउंसिल में बनने लगेगा? गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों ने राज्यों के अधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेडी सांसद एयू सिंह देव ने कहा कि केंद्र के पास वीटो पावर क्यों होना चाहिए, राज्यों को ज्यादा वीटो पावर होना चाहिए। बसपा के सतीश मिश्रा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में वाइस चेयरमैन का पद होना चाहिए, जो केंद्र में सरकार चला रही पार्टी और विपक्षी पार्टी से अलग हो, ताकि संतुलन बना रहे। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का राजस्व कई राज्यों से कई गुना ज्यादा है। अगर समय पर पैसा नहीं मिला मुंबई को, तो उस जैसे शहरों का काम रुक जाएगा। शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा कि जीएसटी के जरिए मुंबई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मुंबई ने कभी केंद्र से पैसे नहीं मांगे, लेकिन अब क्या मुंबई को पैसे मांगने होंगे? तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने जीएसटी को गिरगिट समझौता टैक्स कहा है। उनकी पार्टी जीएसटी की समर्थन करती रही है, लेकिन डेरेक ओब्रायन का कहना था कि इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने बच्चों सी राजनीति की है, गिरगिट जैसे रंग बदले हैं। इसे तुरंत लागू करना चाहिए, डेरेक ओब्रायन ने कहा। अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने जीएसटी लागू होने से जीडीपी 1.5 से 2% तक बढ़ जाने का अनुमान बताया। सरकारों के लिए टैक्स वसूली का दायरा बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा, और काला धन घट जाएगा। पर नरेंद्र जाधव ने यह भी कहा कि सिर्फ जीएसटी से अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां दूर नहीं हो जाएंगी। जहां भी जीएसटी ठीक से लागू नहीं हुई है, वहां इसका फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर जीएसटी रेट अधिक हुई तो गरीब लोगों पर मार पड़ेगी,
सर्विस सेक्टर में टैक्स दर अधिक हुई तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ा काफी महंगा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हुए पी चिदम्बरम ने सरकार से अपील की है कि सरकार बिल में ही 18% के स्टैंडर्ड टैक्स रेट को जोड़ दे। दुनिया भर में टैक्स रेट 14.1 से लेकर 16.8% हैं। भारत में भी अधिकतम दर तय हो जानी चाहिए। अगर जीएसटी आने के बाद भी 24 से 26% का टैक्स लगता रहे सामानों पर तो किसी को कोई लाभ नहीं होगा। चिदम्बरम ने कहा कि जीडीपी का 57% सर्विस सेक्टर से आता है। अगर सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 24% हुआ तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए 70% वस्तुओं और सेवाओं पर 18% से अधिक टैक्स नहीं लगने चाहिए। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने जीएसटी को लेकर राज्यों के अधिकार में कटौती को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि टैक्स तय करने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। येचुरी ने सेल्स टैक्स पर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के कथन का जिक्र किया कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रांतों में, यह अंबेडकर का कथन है कि अगर हम प्रांतों को सेल्स टैक्स लगाने देते हैं तब प्रांत को आजादी होनी चाहिए कि वे अपनी स्थितियों के अनुसार सेल्स टैक्स की दरों में बदलाव कर सकें। इसलिए अगर केंद्र की तरफ से सीलिंग लगाई गई तो सेल्स टैक्स को लेकर बहुत दिक्कतें आएगी। बेहतर है सेल्स टैक्स तय करने का अधिकार प्रांतों के पास रहे क्योंकि केंद्र के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। येचुरी का कहना है कि अब राज्यों के पास सेल्स टैक्स का अधिकार नहीं रहेगा। राज्य अपना संसाधन कैसे बढ़ाएंगे? उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसके कारण गरीबों पर बोझ बढ़ सकता है। जैसे इस बजट में वित्त मंत्री ने भारत में 37.7% कर प्रत्यक्ष कर से लिया, जिसे आप इनकम टैक्स के रूप में जानते हैं, और 62.3% अप्रत्यक्ष कर से लिया, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया जैसे देश में प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो 55.8% है, या भारत से काफी कम। भारत से काफी ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में 57.5% है। येचुरी तर्क कर रहे थे कि एक समय सदन में ही जीएसटी का रेट 27% बताया गया था। अगर ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो ये सब दलीलें दी गई, आशंका और संभावनाओं को लेकर बातें हुई। कर प्रणाली में बदलाव अब तय है, क्या होगा हम नहीं जानते। फ्रांस में 1954 में ही जीएसटी लागू हुई। फ्रांस की जीडीपी इस वक्त 1.16% है। 140 से ज्यादा देशों में जीएसटी है। चीन की जीडीपी 6.81% है। जापान की जीडीपी 0.59% है। जर्मनी की जीडीपी 1.51% है। ब्रिटेन की जीडीपी 2.52% है। अमेरिका में जीएसटी नहीं है, वहां की जीडीपी 2.57% है। भारत में इस वक्त जीएसटी नहीं है, भारत की जीडीपी 7.26% है। सारे भाषण तो मैंने नहीं सुने, लेकिन जितने भी मुख्य वक्ताओं को सुना, उनकी बातों में दुनिया भर में जीएसटी के क्या अनुभव रहे हैं इसका नाम मात्र का ही जिक्र रहा। एक नागरिक के तौर पर हम उन देशों के अनुभवों को जानने से वंचित रहे अपने सांसदों के जरिए। हमें नहीं मालूम कि जिन 140 देशों में जीएसटी लागू हुई, क्या सभी की जीडीपी में 1 से 2% का उछाल आया? क्या ये कोई उसमें नियम है? भारत में जीएसटी के बाद 1.5 से 2% की उछाल के दावे का आधार क्या है? क्या उन देशों में कर चोरी कम हो गई, काला धन कम हो गया? इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय कर प्रणाली में बुनियादी सुधार की बहुत जरूरत है। क्या आपसे चुंगी समाप्त हो जाएगी? ट्रकों को कोई नहीं रोकेगा, कर चोरी नहीं होगी। लघु व मध्यम उद्योग में करोड़ों लोग काम करते हैं। उन छोटे छोटे कारखानों का क्या वैसा ही लाभ होगा जो बड़े कारखानों को होने वाला है, या बड़े कारखानों को लाभ होगा कम टैक्स से? नई प्रणाली है, इसके नए नए अनुभव होंगे और सुधार भी होता चलेगा। इतना बड़ा बदलाव एक बार में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन जो गुण है और जो दोष है उस पर हम बात कर सकते हैं ताकि हम सबकी इस मसले पर समझ बेहतर हो सके। अगर इसकी संभावनाओं के बारे में पढ़ना है तो आप फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल का लेख पढ़ सकते हैं, जो 25 जुलाई के दिन इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जिसमें वो दावा करते हैं कि जीएसटी से ई कॉमर्स में भयंकर उछाल आएगा, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, गरीबी दूर हो जाएगी। उनका कहना है कि जीएसटी से कर प्रणाली बहुत पहले से बेहतर हो जाएगी, जिससे हम सबको लाभ होगा। अगर सख्त आलोचना पढ़नी है तो आप 19 दिसंबर 2015 के रोज कैच न्यूज पर छपे देवेंद्र शर्मा का लेख पढ़ सकते हैं। मैंने ये इसलिए बताया कि सभी को अभी समझना है, जानना है। आज के दिन आपको राज्यसभा में हुई बहस को भी देखना चाहिए था, जिससे आप और इसमें बेहतर जान सकते थे। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, हमारे साथ मुकुल गुप्ता हैं, आप एडवाइजर हैं एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स के। मुकुल गुप्ता साहब, आप विराग गुप्ता हैं, आप वकील हैं।
आपने आज ndtv.in खबर हमारी जो वेबसाइट है उस पर लेख लिखा है। डॉक्टर प्रीतम बैनर्जी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं DHL ग्रुप साउथ एशिया के, और देवेंद्र शर्मा हैं अर्थशास्त्री हमारे साथ है। मुकुल गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जिस रूप में जिस तरह से बहस हुई है, आपको लगता है कि हमें तो जीएसटी से मतलब ये था वन इंडिया वन टैक्स कह रहे थे, लेकिन अब कई प्रकार के टैक्स प्रणाली इसमें है, रेट को लेके भी इस वक्त स्पष्टता नहीं है, शायद आने वाले दिनों में होगी, पर फिर भी हम प्रक्रिया के हिसाब से जानना चाहते हैं कि जिस स्वरूप में जीएसटी लागू हो रही है, क्या किसी छोटे कारोबारी को इससे बहुत लाभ होने वाला है या इससे किसी बड़े कारोबारी को लाभ होने वाला? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हो सकता है कि ये लैपटॉप कोई ब्रांडेड कंपनी बना रही है और उस पर सरकार 40% का टैक्स लगाती है, जो 18% लगाएगी। हो सकता है कि ऐसा ही डुप्लीकेट लैपटॉप कोई गाजियाबाद का कोई छोटा सा उद्योगपति बनाता है, ठीक है, उससे अभी 12% देना पड़ रहा हो या 13% देना पड़ रहा हो, उससे भी 18% का टैक्स, दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में किसका नुकसान होगा? क्या बड़ा वाला फायदे में रह जाएगा, छोटा वाला मारा जाएगा, या छोटे वाले को भी फायदे में होगा? देखिए, मैं आपके पहले जो पोर्शन है प्रश्न का उसका थोड़ा सा जवाब पहले देना चाहूंगा। जो ये कर प्रणाली जीएसटी की आ रही है, ये आइडियल कर प्रणाली मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा। इसमें एक तो 3 तरह के जीएसटी आ रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। आज भी मुख्यतः किसी भी व्यापारी को, मैन्युफैक्चरर को 3 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। आज भी देने पड़ते हैं मुख्यतः। देर आर और स्मॉल हाँ, हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ज्यादा रेवेन्यू है या ज्यादा जो परेशानियां हैं वो 3 करों से है। एक्साइज है, वैट है स्टेट का, और सेंट्रल सेल्स टैक्स है। तो करीब करीब यही प्रणाली आगे भी रहनी है। सिस्टम्स थोड़ा सा जरूर इजी हो जाएंगे क्योंकि जीएसटीएन नेटवर्क आ जाएगा, उसकी सहूलियतें व्यापारियों को मिलेंगी, ऑनलाइन हो जाएंगे, जो काफी हद तक वैट। क्या मौजूदा सिस्टम को ऑनलाइन करके ठीक नहीं किया जा सकता? जो अभी जो टैक्स है तीनों, क्या वो ऑनलाइन नहीं है? अभी उतना स्तर का नहीं है। जो नया जीएसटीएन नेटवर्क आएगा उसमें डिजिटलाइजेशन के और अच्छे आयाम आएंगे। सॉफ्टवेयर बहुत सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं। बीटा वर्जन उसका प्रोबेबली अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर देगी, और उसको मेरे ख्याल से जब तक अप्रैल तक आते आते काफी स्टेबलाइज कर लेने की संभावनाएं हैं। मेरा ये एक इसमें जो आइडियल जीएसटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जब नई गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, थंपिंग मेजॉरिटी से आई, लोगों में, भारतीय नागरिकों में एक आशा जगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से मोदी साहब को चुन के भेजा है। एक अपॉर्चुनिटी शायद भारतवर्ष के साथ सामने थी उस समय एक आइडियल जीएसटी लाने की, वन सिंगल जीएसटी लाने की। क्या दुनिया में जहां भी जीएसटी है, आप तो उसके विचार विमर्श की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं जितना मैं जानता हूं, जहां दुनिया में जहां भी जीएसटी है, आप लोगों ने उसका भी अध्ययन किया होगा, क्या एक ही प्रकार की जीएसटी है या अलग अलग देशों में अलग अलग जीएसटी है? हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग अलग जीएसटी है। शायद इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो बिल्कुल अनोखा है, और वो इस वजह से अनोखा है कि हमारे यहाँ 29 प्रदेश हैं। प्रदेशों का अपना, चूंकि आज भी इस पर बहुत अच्छी बहस हुई, और उसका जो जवाब दिया उतना ही इंटेलिजेंट जवाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नहीं, सवाल का जवाब दिया या जवाब को इंटेलिजेंस से अपना? जवाब तो इंटेलिजेंट था उनका पर सवाल का जवाब नहीं था, है ना? सवाल का जवाब नहीं था। हर इंटेलिजेंट जवाब नहीं होता है, पर हाँ एक तरह से वो दिखता है। तो मेरा ये अपना मानना था कि कुछ ऐसा प्रबंध, अनोखी चीज करती है एनडीए गवर्नमेंट जहां एक टैक्स लगता। अभी ये तीनों लागू होगा तो उदाहरण से बताइए कि किसी गाजियाबाद या दिल्ली के व्यापारी को क्या इसमें फेस करना पड़ेगा? देखिए, क्या उसके कागज पत्तर आसान हो जाएंगे, 1 मिनट में ऑनलाइन भरेगा और पहुंच जाएगा लेके? देखिए, जहां तक जो फॉर्मेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, बिकॉज वो 1:3 है। अभी एक्साइज या सर्विस टैक्स का रिटर्न वो अलग भरता है, उसमें एक्साइज, मैन्युफैक्चरिंग
रिमूवल ऑफ गुड्स जब करता है उस समय की ट्रांजैक्शंस होती हैं। सेल इज नॉट नेसेसरी। सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। वैट में मैन्युफैक्चरर जब गुड सेल करता है एट द पॉइंट ऑफ सेल, या ट्रेडर जो है एट द पॉइंट ऑफ सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है एज एन इवेंट ऑफ टैक्स, और उस हिसाब से वो अपनी रिटर्न फाइल करता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स की रिटर्न जब मूवमेंट गुड्स का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है तब होता है। तो वो थोड़ा सा सिंपल है, बट क्योंकि इसका फॉर्मेट एक ही होने जा रहा है तो शायद एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से कुछ महीनों में व्यापारियों को समझ में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी, और उसके बाद शायद ये दिक्कत तो आएगी, चाहे ये सिस्टम बहुत बेहतर हो या नहीं हो। ट्रांजिशन प्रॉब्लम तो आती है, नई चीज में रिजेंटमेंट भी होगा, लेकिन व्यापारियों को तैयार रहना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। डॉक्टर बैनर्जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें एक तो मुकुल गुप्ता ने बताया कि व्यवस्थाएं जो मौजूदा 3 प्रकार की हैं, उसमें जटिलताएं अभी कम नहीं हुई हैं, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें बड़ी खबर क्या है, टैक्स रेट का कम हो जाना या एक नए सिस्टम का आना? मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर है कि नया सिस्टम का आना, नया सिस्टम आना, क्योंकि टैक्स रेट भी अगर आप देखें, जो कैस्केडिंग रेट ऑफ टैक्स लोग जो बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें कि इनपुट क्रेडिट मिलता है आपको हर स्टेज के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, अगर आप वो फॉलो थ्रू करें तो फिर इफेक्टिव जो टैक्स कंज्यूमर को पे करना होता है वो कम होने का संभावना है। ऑफ कोर्स डिटेल्स जो आएगा वो बाद में देखना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक उससे भी बड़ा खबर ये है कि जो सिंप्लीफिकेशन जो गुप्ता साहब बता रहे थे, एक तो रिटर्न्स फाइलिंग की सिंप्लीफिकेशन है कि आप वो ये भी कह रहे थे कि 3 तरह की फाइल करनी पड़ेगी। हाँ, एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। मालूम कि 3 स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी भरने के बाद आप एक ही प्रकार के अधिकारी के पास जा रहे हैं या अलग अलग दफ्तरों में जा रहे हैं, इसका मुझे मालूम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो आगे जाके जो ये पूरा बिजनेस प्रोसीडियर्स है, जैसे आप जानते हैं एम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगी, वो डिसाइड करेगी कि, और इसीलिए हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 साल में हमने इन सब चीजों को तय नहीं किया। बिल्कुल, और यहीं पे हम सबसे बड़ी जो हमारी डर है, इतिहास क्या, हमने एक मतलब 12 साल से अगर 15 साल से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो बिल का अंतिम स्वरूप क्या होगा वो ठीक है, वो हम समझ सकते हैं कि अभी चल रही है सदन में बहस, पर ये इन प्रक्रियाओं को अभी तक इसका कुछ आधारभूत ढांचा भी नहीं बनाया। जी बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कंसर्न या डर है। हाँ। जैसे अगर हम DHL लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और जैसे साहब बता रहे थे कि आप भी बता रहे थे कि चुंगी चली जाएंगे, जब भी कोई लीडर इस बारे में बात किया है तो वन इंडिया का बात किया है कि मूवमेंट अक्रॉस स्टेट्स बहुत सिंपल हो जाएगा। आज हम 29 अलग एंटिटीज हैं, एक राष्ट्र नहीं है। तो उस एंगल से अगर देखें तो जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ तो यही होना हो कि मैं अगर ट्रक ड्राइवर हूं तो क्या चुंगी समाप्त हो जाएगी? हाँ, मैं दिल्ली से गाजियाबाद बॉर्डर पे कोई नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारी उम्मीद है। आप कह सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी के माध्यम से, जैसे गुप्ता साहब कह रहे थे, बहुत सारे स्टेट को चुंगी से जो आता है, महाराष्ट्र जो है ना, वो क्या करेगा? मैं क्या ये सोच सकता हूं कि गाजीपुर बॉर्डर पे कोई गाड़ी की चेकिंग नहीं होगी, ऐसे हो जाएगा? देखिए, जहां तक हमारी जो वार्तालाप हुई है सरकार के अधिकारियों से या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर से, उससे ये लगता है कि हाँ, जीएसटीएन के माध्यम से सिस्टम बनेगी जहां पे बड़ी आसानी के साथ आप फाइल करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी अगर तय नहीं हुआ है सर, तब तो 2 साल में भी तय नहीं होगा, लेकिन खैर अपना पॉइंट पूरा कीजिए। हाँ। जैसे आप लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं, आपको क्या फायदा होने वाला ये बता दीजिए मुझे। देखिए, हमारी उम्मीद ये है, उम्मीद है कि जीएसटी के माध्यम से, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में है जहां पे जीएसटी नहीं, जैसे गुप्ता साहब बोल रहे थे, छोटा सा पॉइंट, जैसे गुप्ता साहब कह रहे थे कि ये जो रिफॉर्म है कि बिना चुंगी का मूवमेंट, इसके लिए जीएसटी की आवश्यकता नहीं है, बिना जीएसटी की भी हो सकती थी। हाँ। लेकिन जीएसटी एक अवसर है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है कि ये रिफॉर्म हम इंप्लीमेंट करें। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए जहां पे जीएसटी है, ऑलरेडी ऐसे ही माध्यम से ट्रक सीमलेसली मूव करती हैं, कोई ऐसे चुंगी वगैरह नहीं होता है। ब्राजील में जैसे बहुत अच्छा सिस्टम है, नोटा फिस्कल। अब तो सर चुंगी नहीं, टोल टैक्स के लिए भी आपको गाड़ी लगानी पड़ती है। टोल टैक्स तो हर जगह वो तो हटा नहीं है,
तो आपकी जो दूरी है, और अभी मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बड़ी अच्छी कौशल साहब की रिपोर्ट पढ़ा था कि वो रिपोर्टर दिल्ली से ट्रक में सवार होकर मुंबई जाते हैं और पता चलता है कि ड्राइवर इसलिए धीरे चलाता है ताकि धीरे चलाने से डीजल का एवरेज मिलता है और डीजल बचता है। उसका कहना है कि चूंकि हमें तनख्वाह कम मिलती है तो हम धीरे चला चला के डीजल बचाते हैं और जिससे अपना गुजारा करते हैं। तो इस वजह से अगर कोई उसकी सैलरी बढ़ा दे और डीजल ज्यादा दे दे तो वो 30 घंटे में ही पहुंचा देगा 60 घंटे की बजाय। तो हम चुंगी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, टोल टैक्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मतलब एक वो भी तो एक सिस्टम है। इसके बाद भी तो हम जानना चाहते हैं कि मतलब कितनी तेजी आ जाएगी, इतना ऐतिहासिक प्रयास हो रहा है। दो बातें कहना चाहूंगा कि दुनिया के और एशिया के और देशों भी आप देखें तो वहां पे एवरेज ट्रक की स्पीड होती है 700 से लेकर 800 किलोमीटर दिन में, जहां पे इंडिया में एवरेज 250 किलोमीटर है। अभी टीसीआई और आईआईएम कलकत्ता की एक बड़ी रिपोर्ट आई थी, तो वही तो ड्राइवर कह रहा है कि हम पैसा बचाने के लिए, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से डिटेल करती है कि कहां कहां पे डिले होती है। तो वहां पे दिखा जाता है कि चुंगी वगैरह में बहुत सारा टाइम, और फिर अनऑथराइज्ड स्टॉप्स, सेल्स टैक्स की, ऑक्ट्रॉय में, ये सारे जो सिस्टम क्या आप है। सचमुच इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि दिल्ली से आप माल उठाएंगे, आप एक इनवॉइस लेके चलते हैं, बिल लेके, और बंबई तक चले जाएंगे बिना किसी चेकिंग के? अगर जीएसटी ये डिलीवर नहीं कर पाता है तो फिर मेरे लिए जीएसटी बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहेगा एक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर के, क्योंकि अगर हमारा पूरा यही क्लेम था कि जीएसटी एक करेगा, आपके लिए आइडियल यही है कि ऐसा ही हो कि हम यहां से माल उठाएं, सिस्टम में डेटा फिल करें और माल लेके हम चले जाएं वहां पे सीधा बम्बई जहां उतारना है वहां उतारें, बिल्कुल सीमलेसली विदाउट एनी स्टॉप। आप आते हैं काफी, हम लोग आराम आराम से। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, देखिए, संभावना तो जरूर व्यक्त की है गवर्नमेंट ने। जब वैट लगा था तब भी बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे। हर स्टेट ने अपनी तरीके से, साहब इतना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं अथॉरिटीज से और हमारे जो नेतागण हैं उनसे करता रहा हूं, जहां जहां भी मुझे मौका मिला है इस बात को उठाता रहा हूं। ये जो कहते हैं कि साहब चेक पोस्ट खत्म कर देंगे, मेरे विचार से जीएसटी में चेक पोस्ट की आवश्यकता जरूर आएगी। इसलिए आएगी कि जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, जहां से माल चल रहा है, वहां से रेवेन्यू जो उसका क्रेडिट है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का क्रेडिट इज ट्रांसफर टू द इंपोर्टिंग स्टेट। तो एक्सपोर्टिंग स्टेट ये चाहेगा कि मैं अपने यहां चेक पोस्ट लगाऊं और ये चेक करूं कि वाकई माल का मूवमेंट क्या मेरे प्रदेश के बाहर हो रहा है या अनस्क्रूपलस और इवेजन के तरह से अंदर ही अंदर हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, इसका कोई जवाब डॉक्टर बनर्जी का कहना है कि आदर्श रूप में मतलब वही है कि एक जगह से चले और जाए जैसा दुनिया के देशों में होता है। एक मैं छोटा सा पॉइंट गुप्ता जी के जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है यार। ऐसे बहुत सारे एप्रीहेंशंस है, ऐसे भी हो सकता है बिना टैक्स पेमेंट की, जिस स्मगलिंग आप कह सकते हैं, वो भी मूवमेंट होती है इंडिया में बहुत सारे। तो ये जीएसटी की बात भी हो सकती है, जीएसटी कभी भी हो सकती है कि कोई टैक्स तो नहीं, उन्होंने कहा कि गरीबी दूर हो जाएगी और ब्लैक मनी दूर हो, लेकिन देखिए सेल्फ पुलिसिंग का है, लेकिन बहुत अच्छा है। हमारी उम्मीद है कि जो मॉडर्न सिस्टम बनेगी वहां पे रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत रैंडम चेकिंग होगी, चेक पोस्ट नहीं रहेंगे। जो रैंडम चेकिंग होगी उसके ऊपर आईटी के द्वारा चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। दो तीन बातें मैं पहले स्पष्ट कर दूं जो अभी बात आ रही थी कि जैसे 3 टैक्स हैं और 3 ही टैक्स बचेंगे, ऐसा नहीं है। लगभग 20 टैक्स हैं जो इस वक्त जिनको कि मर्ज करके और वो 3 तरह के टैक्सेस में बदल जाएंगे। और सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये आपने पहले पूछा है कि ये बड़े लोगों के लिए है कि छोटे लोगों के लिए है। यह मूलतः जो आर्थिक सुधार चालू हुए थे 25 साल पहले, ये उसका एक लॉजिकल पड़ाव है। जीएसटी मुक्त अर्थव्यवस्था में जो विदेशी लोग आ रहे हैं, जो एफआईआई आ रहे हैं, जो एफडीआई आ रही है, जो ई कॉमर्स आ रहा है, उनको असुविधा न हो, ये उसके लिए किया जा रहा है। इसका आम जनता से, आम व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं है और उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। इसका जो मॉडल जो सही तरीका होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि पहले सारे स्टेट्स के टैक्सेस को रेशनलाइज करते, फिर आप उनको इंटीग्रेट करते। जब ये समझा जा रहा है पूरे देश में, ये गलतफहमी है कि जीएसटी आज अगर राज्यसभा में पास हो गया तो आ जाएगा। अभी जीएसटी आ नहीं जाएगा। अभी सिर्फ जीएसटी के लिए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म किया गया है। राज्यों की जो तकलीफ है, राज्यों को जो डर है, उसको संविधान में उसका प्रावधान किया गया है। अब संविधान के संशोधन में 279 में ये पावर मिलेगा जिसके हिसाब से सारे राज्य और केंद्र बैठेंगे और फिर जीएसटी के सारे कानून बनाएंगे।
अब आप ये समझिए हमारे देश में कानून बनाने की स्थिति क्या है कि लॉ कमीशन कम से कम हजारों कानून को बोल चुका है कि आप इनको खत्म कर दीजिए, बेकार के हैं, जिसके बारे में कोई प्रतिरोध नहीं है। हम उसको नहीं खत्म कर पा रहे हैं, हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं। 29 राज्यों के साथ हम कैसे इतने कानून बना पाएंगे, ये शायद एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है, दूसरी चुनौती सरकार का छोड़ दीजिए, दूसरी चुनौती आम जनता का बताइए। जो आम जनता में ट्रॉली ये सब आम जनता में जो अपने तरीके का ऑटो बना देता है, ई रिक्शा बना देता है, उस पे क्या? मैं ई रिक्शा में जैसे आपको बताता हूं, आम जनता के बारे में बताता हूं कि जैसे वैट है, तो वैट की आज की तारीख में जो लिमिट है वो 5 से 10 लाख रुपए राज्यों में, एक्साइज की लिमिट 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। जो जीएसटी के लिए जो एक्सपर्ट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बोला 40 लाख रुपए की लिमिट रखो। राज्य बोलते हैं हम 10 लाख की लिमिट रखेंगे। अब क्या हो रहा है, जो छोटा एक्साइज आदमी पे करता है, जो 1.25 करोड़ की जिसकी लिमिट थी, वो 10 लाख के चक्कर में आ जाएगा। जिसको अभी तक कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको अब सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। ये जो छोटे लोगों के लिए, अब छोटे लोगों के मैं आपको 2 वर्तमान उदाहरण बताऊं। आज की तारीख में ऑनलाइन दवाओं को आप अवैध है व्यापार, संसद में सवाल उठा, संसद में सरकार ने मारा यस अवैध है, पर उन्होंने बोला हम कानून बना रहे हैं। पर जब तक कानून बना रहे हैं तब तक आप उसको रोकते क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ नोएडा में आप सारे मेडिकल स्टोर में छापे मार के बंद कर रहे हैं। आप उनसे बोलते हैं कि आप अपने यहाँ फार्मासिस्ट रखिए, आप अपने सर्टिफिकेट रखिए, आप अपने यहाँ सारी चीजें रखिए। तो आप छोटे व्यापारी को आप लगातार परेशान करते हैं, कानूनों के नाम पे मारते हैं, और बड़े लोगों के लिए बोलते हैं कि हम कानून लाएंगे। इसी तरीके से एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है ऑटो टैक्सी और उबर का। ठीक है, ई रिक्शा और छोटे छोटे ऑटो को बंद कर दिया गया। और उबर के बारे में प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, और उबर के बारे में नहीं, दिल्ली में रिक्शा 1 लाख की रिक्शा, और दिल्ली सरकार ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया कि उबर का जो परिचालन गैर कानूनी है, उसके बावजूद नहीं रोका जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी के माध्यम से आर्थिक सुधारों में जो बड़ा वर्ग आया है, जो बड़े लोग हैं, उनको एक जगह पे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, और छोटे लोगों को जो पुरानी समस्याएं हैं वो और जटिल हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि वित्तीय अराजकता बढ़ेगी। देवेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप आखिर में आपके पास इसलिए आया कि चूंकि आप दूर हैं और बाहर हैं, और मैं चाहता था कि आप तीनों बिंदुओं को सुन लें फिर अपनी बात रखें। जी, अब मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप 3-4 मिनट तक आराम से बोल सकते हैं। जो अभी तक हमने सुना है रवीश जी, वो अपने साथियों से, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जो कर प्रणाली है वो सरल होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी तक हम सुनते आए हैं वो है कि सिर्फ बिजनेस और इंडस्ट्री को इसका फायदा है, और रिफॉर्म एक्चुअली उनके लिए है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर रिफॉर्म उनके लिए है तो ये तो वही बात हुई ना कि मेरा पड़ोसी जो है वो अपने घर की रेनोवेशन कर रहा है और रेनोवेशन कर चुकता है, फिर बिल मेरे को दे दे अगर कि भाई मेरे घर का बिल आप दो। ये तो अन्याय है ना। अगर ये रिफॉर्म इंडस्ट्री के लिए है तो इंडस्ट्री क्यों उसका बिल नहीं चुकाती? इंडस्ट्री 1 रुपया भी नहीं खर्च रही है, बिजनेस 1 रुपया नहीं खर्च रही है, सारे का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया है। और अभी देखिए, तभी ये पिछले साल 2015 से जो 12.36 था सर्विस टैक्स, उसको बढ़ा के 14 इसलिए किया गया था ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर था कि जब ये 18% हो जाएगा एक्सपेक्टेड जो है अभी तक, तो वो लोगों को झटका लगेगा उस समय। तो जोर का झटका धीरे से। तो पहले हम 1 साल हमने उसको कर लिया, लोगों को तैयारी की है। अब हम और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का टैक्स आया, फिर कृषि का टैक्स आया, वो हमने 1% और बढ़ा दिया। ऐसे हम करते करते 18% तक जाने के लिए बेसिकली कहने की बात यह है कि सारा बोझ जो है हमने आम आदमी पर डाल दिया। मेरा कहना यह है कि भाई आम आदमी अगर 18% तक होगा, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल जो आम आदमी है वो अपनी जेब से खर्चेगा बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स। वो जो है 2.5 लाख करोड़, ये वो कॉर्पोरेट्स क्यों ना दे जिनके लिए ये सारा काम हो रहा है। मेरा ये कहना है क्यों उनको वो 1 भी रुपया नहीं दे रहे हैं और सब हमारे नाम पर कि आपके लिए फायदा होगा। और ये भी कहा जा रहा है, मैं सुन रहा हूं बहुत सारी डिबेट सुबह से कि साहब ये बहुत फायदा होगा कंज्यूमर्स को, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 3 साल के लिए महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे फायदा होगा अगर महंगाई बढ़ जाएगी 3 साल के लिए। ये भी कहा जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि साहब 3 साल के बाद वो स्टेबलाइज कर जाएगी, वो फिर महंगाई कम हो जाएगी। अब देखिए, 2 साल पहले आपको याद होगा रवीश जी, 70 रुपए दाल का दाम था, आज वो 170 पे पहुंच गई, अब 120 पे स्टेबलाइज कर गई है। अब तो सरकार खुद ही 120 पे लाके बेचती है। अब आप कहेंगे कि इससे महंगाई कम होगी। महंगाई का हर महंगाई का जो चित्रण होता है वो पिछले साल की महंगाई से होता है। तो ये कैसे पता चला कि 3 साल की महंगाई जो स्टेबलाइज हो जाएगी? कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को तो ज्यादा देना ही देना है।
मैंने वो भी रिपोर्ट पढ़ी है अरविंद सुब्रमण्यम साहब की। मुझे लगता है कि कोई भी एमएससी का स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स का वो ऐसी रिपोर्ट लिख सकता था। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो 15 से 15.5% का है, और ये बड़ी अच्छी बात उसमें कही गई है जो समझने वाली है। उसने कहा कि एट बेस्ट इट इज ए गेस्ट एस्टिमेट। अगर इतनी बड़ी कमेटी ये गेस्ट तुक्का लगा रही है कि 15 साढ़े 15 होगा, तो मुझे नहीं लगता इन्होंने क्या काम किया होगा। और उसी के अंदर लिखा है कि 24 सर्विस टैक्स सर्विस एरियाज हैं जिसके ऊपर टैक्स बढ़ेंगे। और अभी तक तो थोड़े उसमें लगते हैं, आगे आगे 24 जो एरियाज हैं उसके जो सर्विस टैक्स के नीचे आएंगे, यानी सर्विस के 24 जगह पे आपको सर्विस जहां आपको मिलती है वहां पर आपको वो उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सारा जो बोझ है वो आम आदमी पर लद गया, उसके जेब से पैसा जाएगा। इसको हम रिफॉर्म कहते हैं। करने की जरूरत यह है, देखिए पिछले कल सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि 6,11,000 करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए हैं पिछले साल। मेरा कहना है कि भाई उसमें से 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए कम दो ना कॉर्पोरेट्स को। वो जो पैसा है वो आप उसके लिए लीजिए जो रिफॉर्म्स में आपको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के लिए चाहिए, आप उनसे लीजिए पैसा, उनको दीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए वो देश को दें, हम क्यों दें? हमारे को बताइए। मैं तो पहले भी जितना बोलते थे मैं उस पर रिटेल प्राइस पे देता था, अब भी मैं रिटेल प्राइस पे दूंगा। तो फायदा तो उनको हो रहा है, तो वो क्यों ना इस सर्विस के लिए अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे। ये मेरा कहना है। और सरकार ने बहुत इनको टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं। 6,11,000 करोड़ रुपए 2015-16 का है, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए कम कर दीजिए। सारे का सारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है 12 पे कर दीजिए। सर्विस टैक्स 12 पे आना चाहिए, ना कि 18 बनर्जी और ये मेरा सोचना है। दोनों सहमत नहीं है। मैं सहमत हूं। और विराग आपकी बात से सहमत है, आप क्यों सहमत नहीं है देवेंद्र ने जो कहा? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है, जहां तक आम जनता की बात है, आम जनता कंज्यूमर है, आम जनता उत्पादक भी है सर, प्रोड्यूसर उत्पादक भी है। मैं तो उसका सोच रहा हूं जो नहीं, मुजफ्फरनगर में नहीं, जुगाड़ से जो ट्रैवली बनाता है। आपका बात सही है, लेकिन देवेंद्र साहब कह रहे थे कि इंडस्ट्री, और मैं सारे उत्पादकों को इंडस्ट्री मानता हूं, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, हाँ। तो उस जरिए से अगर आप देखें तो सर्विस टैक्स जैसे है, पहले उसमें इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं था, अभी जीएसटी के अंतर्गत उसमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब जो पूरा प्राइसिंग है वो कम हो जाएगा। जैसे कोई भी जब कुछ उत्पादन होता है उसमें सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहले का जो सिस्टम, आज का जो सिस्टम है, वहां पे बहुत सारे सर्विसेज के लिए, बहुत सारे इनपुट्स के लिए आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाते थे। ठीक है। उसका टैक्स आप पे करते थे, वो टोटल जो वैल्यूएशन होती थी वो जो सामान खरीदता था वो पे करता। ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल थोड़ा बताइए ताकि लोग अभी दीक्षित हों इसमें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये अल्टीमेटली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका करेक्टर ही ये है। तो अल्टीमेटली देना तो कंज्यूमर को है, जो सेवाओं का या गुड्स का कंजम्पशन करेगा एट द लास्ट पॉइंट, उसी के ऊपर टैक्स लगना है, वहीं से कलेक्ट होना है। उसको फायदा है नहीं, उतनी फायदा और नुकसान की बात नहीं है। देवेंद्र जी ने एक बात कही कि 3 साल महंगाई में आप किसको डाल रहे हैं? देखिए 3 साल महंगाई अमीर आदमी 3 साल महंगाई झेल सकता है, गरीब आदमी तो भिखारी हो जाएगा 3 साल में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रवि जी। किसी भी टैक्स सिस्टम को जो स्टडीज हुई हैं, जीएसटी जहां जहां लागू हुआ है, वो 3 साल का पीरियड उसमें करीब करीब लगता है। और आज इस पर चर्चा भी हुई, बड़े अच्छी कॉशन गवर्नमेंट को भी दी गई। हमारे जो सांसद हैं वो 3 साल महंगाई बढ़ने की बात को इतने स्वाभाविक ढंग से कह रहे थे, मैं तो हैरान था कि 3 साल, यहां 3 महीने 1 महीने टमाटर का दाम बढ़ता है तो हंगामा हो जाता है, और हमारे सांसद इतने सहज रूप से कह रहे थे। इससे पता चलता है कि उनका अपना जो चिंतन चरित्र है, उनका थिंकिंग कैरेक्टर, वो कितना एलिट हो गया है। जीएसटी काउंसिल का बड़ा रोल होगा इसमें। ठीक है, हम ब्रेक, क्योंकि उसमें रेट ऑफ टैक्सेस वो शुरुआत में क्या रखते हैं, एग्जेम्पशंस किस किस वस्तुओं पे रखते हैं, किस तरह से इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, ये सारा स्कोप उनके पास। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ा हम बात करेंगे कि इससे जो रोजगार और उद्योगों के बढ़ावे की बात हो रही है, जीडीपी की, उसका आधार क्या है। हम दूसरे सेगमेंट पे इस पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये कहा जा रहा है कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी और नौकरियों में नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था में गति आ जाएगी।
क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं हैं तो क्यों सहमत नहीं हैं? देखिए, ये जो अरविंद सुब्रमण्यन की कमेटी की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि भाई 1.9 के आसपास जीडीपी ग्रोथ होगी, और मैंने उसको पढ़ा पूरी रिपोर्ट को बड़े ध्यान से, कहीं जिक्र नहीं होता कि कैसे आप ये आंकलन पे पहुंचे हैं। ये जो तुक्का लगाने की हमारी आदत बन गई इकोनॉमिक्स के नाम पर, मुझे लगता है कि उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। खुद ही रिपोर्ट कह रही है कि हम तुक्का लगा रहे हैं रेवेन्यू न्यूट्रल आरएनआर के ऊपर, तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन आप ये देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 160 कंट्रीज में ये जीएसटी और वैट इंप्लीमेंट हुआ है, और 160 कंट्रीज में किसी कंट्री में भी आज तक उसके इंप्लीमेंटेशन में कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये भी कहा गया उसके अंदर। और दूसरी बात ये कही गई है कि भाई अगर आप देख लें उसमें जो दुनिया में जो हुआ है एक्सपेरिमेंट, उसमें किसी भी कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ती है। पहली बात तो ये हमारे सामने है। अभी ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, जिसका उदाहरण दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार आई है, उसने अभी खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जीडीपी हमारी नहीं बढ़ी है, अब मैं सोचूंगा कि मुझे रेट बढ़ाना चाहिए जीएसटी का कि नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ही ने पहले खुद आंकड़े बताए हैं। आपने फ्रांस का तो 1 पॉइंट कुछ कहा है, वो तो पिछली तिमाही का है, पिछले साल का 0.3% ग्रोथ है फ्रांस की। और अगर आप इंग्लैंड की देखेंगे वो भी उसी रेशियो में आती है। अगर आप अमेरिका की पिछले 3 महीने की देखेंगे तो 1.2% ग्रोथ है अमेरिका में, हालांकि जीएसटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जिससे आपकी जीडीपी बढ़ती है। लेकिन दूसरी बात है कि जॉब क्रिएशन होंगे, ये भी कोई इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कैसे आपने कहा कि जॉब क्रिएशन होंगे? जॉब क्रिएशन तो तब भी होने थे, आपको याद होगा 12 साल से हमने 48 लाख करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं कॉर्पोरेट्स को, ये कहकर कि जॉब क्रिएशन होंगे। पिछले 12 साल के अंदर 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और पिछले 2 साल में 8 लाख सिर्फ जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ये लेबर ब्यूरो के रिकॉर्ड्स है। अगर ये हालात हैं तो कौन से जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं? होना ये चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि आप जो इंडस्ट्री है और बिजनेस है उसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए अगर वो देते हैं तब जाके आरएनआर बनता है। उनसे लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि उनकी हम सेवा कर रहे हैं, सारा सिस्टम उनकी सेवा में लगा है। और जॉब क्रिएशन की जो बात होगी, जब पैसा वहां से आएगा उसको आप लगाइए किसमें लगा, जिसमें जॉब क्रिएशन की आप बात करते हैं। अब दुनिया में जॉब क्रिएशन सब जगह हम मान के चलते हैं कि अब बहुत कम लिमिटेड स्कोप है तो एग्रीकल्चर में है। चाइना में आप देखेंगे रवीश जी, अभी कोल इंडस्ट्री से लोग ट्रांसफर हो गए वापस एग्रीकल्चर को, क्योंकि कोल इंडस्ट्री में जगह नहीं है। ये कल की रिपोर्ट है चाइना की। तो ये हमें समझना चाहिए, हम चाइना के मॉडल पे जा रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। देवेंद्र जी, अब बनर्जी साहब रिविजिट करने की जरूरत है। ये हमें जो कहावतें कहना क्लेम्स का कोई मतलब नहीं है। देखिए देवेंद्र साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सारा जो एग्जेम्पशन और ये सारा जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी टैक्सेस में है, ये घटना चाहिए। तो जीएसटी तो इसीलिए बन रहा है आज के सिस्टम में। लेकिन उसको हर बीमारी का जो इलाज बताएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, नौकरी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। बताइए, ऐसा है इसका जवाब 30 अलग अलग स्टेटों में। यहां तक कहिए कि हमारा खराब सिस्टम है, हम अच्छा सिस्टम ला रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो पुड़िया बना के बेच रहे हैं उसका बताइए सर। पहली बात तो यह है कि आज के डेट में 29 अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्जेम्पशंस की लिस्ट बनती है। वहां पे हर तरह के टैक्स एग्जेम्पशंस के थ्रू से, पर तो आप इंप्रूव तो नौकरी कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री कैसे सही बात है। दुनिया भर में, अमेरिका में जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा। आपका पॉइंट को खंडन कर रहा था, वो कह रहे थे एग्जेम्पशन वगैरह प्रॉब्लम है, तो मैं कह रहा, मेरा ये पॉइंट है कि जीएसटी उसको उसमें बेहतरी लाएगी। सो आई एग्री विथ हिम, एग्जेम्पशन वगैरह नहीं होना चाहिए। नौकरी उकरी नहीं बढ़ेगी, ये मैंने नहीं कहा है। देखिए, जीएसटी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि नहीं, ये प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। राइट। देखिए, अब आप बिजनेसमैन हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसका कोई इकोनॉमिक कोरिलेशन है कि नहीं है। लेकिन मेरा बात पूरा करने दीजिए। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आज व्यवस्था ऐसा है कि कोई भी व्यापारी को भारतवर्ष में व्यापार करने में मुसीबतें होती हैं, क्योंकि 29 अलग अलग सिस्टम हैं भारतवर्ष में, किसी भी व्यापारी को बाद भी तो उनका व्यापार चल ही रहा है, कहां रुक गया है उनका? तो देखिए, तो ये तो वो बात हो गई कि भैया बिजली नहीं मिलता 24 घंटा, फिर भी मैं व्यापार चला रहा हूं, तो फिर 24 घंटा बिजली मत दीजिए। ये पॉइंट भी सही है। तो इंप्रूवमेंट तो चाहिए ना। अगर मेरा व्यापार करने में मुझे मुसीबतें हो रही हैं और वही जो विराग ने कहा, आपको दिक्कत आ रही है, ये आपके लिए है। नहीं, सिर्फ देखिए एक बात आप समझिए, अगर जब मुसीबतें हटेंगी, छोटे व्यापारी जो है, जो इन्वेस्ट करता है, उसका रिटर्न बढ़ेगा, वो एक्सपैंड करेगा, तभी ना। एक बात अपने दर्शकों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसकी कमियां खूबियां अभी आने वाले समय में भी दिखेंगे। आप बताइए फिर विराग। इस जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैं और देवेंद्र जी ने जो बात कही जीडीपी के बढ़ने की सवाल, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में
जो अनडिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है किसी भी दूसरे देश से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो या यूरोपियन कंट्रीज। वो इससे कम होगा आपको लगता है? वो इससे कम होगा और उससे एकदम उछाल आने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हम भारतीय कुछ ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि हम एक की जगह दो चीज खपत करने लगेंगे। 40 लाख करोड़ की आपने सब्सिडी दी एक तरह से इंडस्ट्री को, है ना? ऐसा नहीं होने जा रहा। नहीं, होना 8 लाख यह है करोड़ का कि अनुदान एक तरह से बैंकों का इंडस्ट्री को दिया गया है, तो उसी में से 2 लाख करोड़ हमको बांट ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड हो जाएगी, इसलिए जीडीपी बढ़ जाएगा। नहीं, मैं आपसे एक छोटा सवाल करना चाहूंगा। अगर कोई कंज्यूमर फर्नीचर की दुकान में जाता है, हाँ। और वो फर्नीचर वाला आपसे बोलता है अगर आप पर्ची लेके ऑफिशियल खरीदते हैं तो टैक्स दीजिए, नहीं तो बिना टैक्स का ले लीजिए, सस्ता हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रीम देवेंद्र जी से सोचे, आप कहेंगे ठीक है भाई ये तो बेटर सिस्टम है कि टैक्स बिना देके मैं खरीद लूं फर्नीचर, सस्ते में मिल गया। क्या आप ऐसे सिस्टम सपोर्ट करेंगे, चाहेंगे, या फिर जो गुप्ता साहब कह रहे हैं वो चाहेंगे? आप दूसरे एंड से सोच रहे हैं। अगर वो गरीब बढ़ई है और वो बना रहा है, ठीक है ना, वो अपना महीने में 2 बिघा है, अपना उससे काम चला रहा है, तो हम उसकी तरफ से भी 10 लाख का एग्जम्पशन है, हाँ ना। अब मालूम नहीं, वो तो बारीकियां हैं, पर विरागी ये बताइए, क्या आप ये नहीं मानते कि मौजूदा जो टैक्स प्रणाली है अभी जो है उसमें बहुत ज्यादा खराबी है जिससे बदलने की जरूरत है? टैक्स हमें जीएसटी का ठीक हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मर्ज करने से खराबियां दूर नहीं हो जाती हैं। 4 खराब बच्चे हैं स्कूल में और आप उन सारे बच्चों को एक क्लास में भर्ती कर दीजिए तो ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाए। वो खराबियां ह्यूमन बेस्ड हैं, जिसको अंबेडकर ने संविधान में बोला था कि संविधान के अनुच्छेद नहीं, जिस तरह से आप राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, क्या 356 में लिखा है, पर आप दुरुपयोग करते हैं, तो टैक्स का दुरुपयोग, टैक्स में भ्रष्टाचार, टैक्स इवेजन जीएसटी से नहीं खत्म होगा। जैसी की अवधारणा बताई जा रही है, ऐसी अवधारणा एसईजेड में बताई गई थी, और एसईजेड में एग्जेम्पशन और जमीनें लेकर के सब चंपत हो गए, रोजगार कुछ भी नहीं बढ़ा। ऐसी ही एक पुड़िया बेची गई थी बहुत साल पहले एसईजेड के नाम पे। तो पुड़िया ये बेचने के नाम पे बड़े लोग अपना खेल कर जाएंगे, छोटे लोग जैसा कि मुलायम फंस जाएंगे। अब इसमें क्या, इसमें अनप्रोडक्टिव कैसे, रोजगार कम कैसे होगा, बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कम कैसे होगा? 2 तरीके से आप अनप्रोडक्टिव क्लास क्रिएट कर रहे हैं। एक पहला अनप्रोडक्टिव क्लास आप क्रिएट कर रहे हैं राज्यों का, कि जो राज्य कम टैक्स ले रहा है पर आपने उसको गारंटी दे दी कि भाई मैं तुमको टैक्स की तुम्हारा जो लॉस है उसको मैं तुम्हारा उसको दूंगा, टेक्निकल छोड़ देते हैं। दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि छोटे आदमी को जो अभी टैक्स के नेट में नहीं है, आप उससे तो टैक्स वसूली कर रहे हैं, और जो बड़ा आदमी है आप उसको टैक्स की छूट दे रहे हैं। तो जो देवेंद्र जी बोल रहे थे सब्सिडी, उस सब्सिडी को आप इनडायरेक्टली और बढ़ा रहे हैं। देवेंद्र जी, समय कम है, अगर आप बता सकें, कुछ तो खूबियां नजर आई होंगी आपके अध्ययन के दौरान, जहां जीएसटी लागू हुई है वहां पहले की व्यवस्था से कुछ बदलाव आया होगा, जिससे हम दर्शक मतलब दोनों तरह की बातों को सोचें, समझें, फिर आगे देखें, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ बदलाव आया होगा। मुझे इतना पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जीएसटी लागू हुआ और जिस सरकार ने लागू किया वो अगले बार इलेक्शन में हार गई। ये भी बहुत जगह हुआ है। तो ये हम मान के चलें कि दुनिया का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे सामने है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो प्रोमिस किए गए वो नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जीएसटी में सरल होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है कि सारे प्रोसेस जो है सबके लिए सरल होनी चाहिए टैक्स देने की, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो करना चाहिए वो शायद इसलिए दुनिया में प्रॉब्लम ये आ रहा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ब्राजील है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जिसको उसकी भरपाई करनी चाहिए वो उसको तो हमने फ्री कर दिया और आम जनता पे बोझ ला दिया है। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, जिसको ना तो कॉर्पोरेट के जो मीडिया है वो मानने को तैयार है, ना जो जैसे आपने कहा कि एमपीज भी उसकी बात नहीं करते हैं, इकोनॉमिक राइटर्स उसकी बात नहीं करते हैं। मैं तो हैरान हूं, राइटर्स कहते हैं साहब कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा लेकिन कंज्यूमर को फायदा होगा। ये मैं आज पूरा दिन सुनता रहा हूं जो हमारे एक्सपर्ट्स जी, जो फायदा होगा वो सरल जो सिस्टम करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं भी उसके फेवर में हूं जी। बस मेरा कहना है कि सरल करिए, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो कॉर्पोरेट्स दे जिसको फायदा होगा, ना कि आम आदमी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि हमारे लिए भी एक नया विषय है, हम आप लोगों से और इस पे बहस करते रहेंगे। आप दर्शक भी इसके बारे में तरह तरह से सोचिए। जो ऐतिहासिक बताया जा रहा है दरअसल वो इतना ऐतिहासिक नहीं है,
वो 1950 के दशक में दुनिया के देशों में लागू होना शुरू हुआ था, उसकी फोटोकॉपी हम लागू कर रहे हैं और इसे हम ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो ये हमारी इतिहास की समझ है, ये हमारी हालत हो गई है कि हमें पता भी नहीं है कि किस चीज को ऐतिहासिक कहनी है और किस चीज को नहीं कहनी है। हम इतिहास भी ठीक से नहीं जानते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम।